क्लास 9th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 वार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं। यहां पर आप देख सकते हो वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9 विषय हिंदी का मॉडल पेपर, और इसी तरह का पेपर आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा 2023 में। किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा, कैसा रहेगा पेपर का पैटर्न 2023 वार्षिक परीक्षा का, यानी बोर्ड परीक्षा का। क्लास 9th के मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कैसा पेपर आएगा, किस तरीके के प्रश्न होंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, यहां पर आप देख पाएंगे। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो मॉडल पेपर मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूं, इसको साथ ही साथ सॉल्व भी कराऊंगा। जी हां, इसको साथ ही साथ हल भी कराऊंगा। तो इसलिए आप वीडियो को जरूर शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां से आप हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय और चित्रकला विषय की तैयारी कर सकते हो 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहां पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, समय होगा 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना होगा, तो पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। तो यहां पर कुछ नोट भी लिखे हुए हैं, जैसे कि पहला है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। जो पेपर होगा आपका वह 2 खंडों में विभाजित होगा। प्रत्येक विषय का, चाहे सामाजिक विज्ञान विषय का हो, हिंदी विषय का हो या चित्रकला विषय का हो, 2 खंडों में विभाजित होगा। चित्रकला विषय का हो सकता है 3 खंडों में विभाजित हो। तो ये जो प्रश्न पत्र आएगा हिंदी विषय का 2 खंडों में विभाजित होगा। यहां पर खंड आ में जो होंगे 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे। खंड आ में, यहां पर आ होगा, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए होंगे, और जिनका आंसर आपको कहां फिल करना है, OMR शीट आपको मिलेगी, उसी में इन 20 प्रश्नों का आंसर आपको फिल करना है। और यदि आप सीखना चाहते हो OMR शीट भरने का तरीका, तो आप कमेंट करो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा और आप आसानी से सीख लेंगे OMR शीट भरने का सही तरीका। यहां पर खंड बा लिखा हुआ है, खंड बा में 50 अंक के, कितने अंक के, 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक भी अंकित हैं। यहां पर आप देख पाएंगे लिखे हुए हैं। खंड आ में आएंगे 20 प्रश्न बहुविकल्पी, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का, यानी कुल 20 नंबर के प्रश्न यहां से आएंगे। तो यहां पर आप देख लीजिए, इस मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण हैं। इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना 2023 वार्षिक परीक्षा देने से पहले। पहला प्रश्न कह रहा है, भारतेंदु युग की कालावधि क्या है, यानी भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है। पहला है विकल्प 1700 से 1800 ईस्वी, दूसरा है 1900 से 1930 ईस्वी, तीसरा है 1890 से 1920 ईस्वी, और चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों 1868 से 1900 ईस्वी। तो भारतेंदु युग की कालावधि यानी समय सीमा क्या है, 1868 से 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का समय क्या है, इसमें के विकल्प क्या हैं। पहला विकल्प है 1930 से 1952 ईस्वी, दूसरा है 1920 से 1942 ईस्वी, तीसरा है 1910 से 1932, और चौथा है 1900 से 1922 ईस्वी। तो द्विवेदी युग की समय सीमा क्या है, या द्विवेदी युग का समय क्या है, 1900 से 1922 ईस्वी। यहां पर चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला वेरी
इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्था है। पहला विकल्प है फोर्ट विलियम कॉलेज, दूसरा है नागरी प्रचारणी सभा, तीसरा है हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और चौथा है उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज, नागरी प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, ये सभी क्या हैं? हिंदी साहित्य का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाएं हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर जरूर कर देना और मैं चाहता हूं कि इन प्रश्नों का आंसर आप कमेंट करके भी बताते रहें। जैसे ही मैं आपको प्रश्न बताऊं, आप आंसर भी बताते रहें कमेंट करके। इससे आपको अनुभव हो जाएगा, आपको अनुमान लग जाएगा कि आपने कितना तैयार किया है और कितना आपको तैयारी करना है 2023 वार्षिक परीक्षा के लिए। तो यहां पर अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा है वियोगी हरि और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो मेरा जीवन प्रवाह किसकी रचना है? इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मेरा जीवन प्रवाह रचना है किसकी? वियोगी हरि जी की रचना है। अगला प्रश्न है, अपनी कहानी किसकी रचना है? तो अपनी कहानी किसकी रचना है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों राहुल सांकृत्यायन, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है मुंशी प्रेमचंद और चौथा है विकल्प वृंदावन लाल वर्मा। राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अपनी कहानी किसकी रचना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है वृंदावन लाल वर्मा जी की रचना है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस मॉडल पेपर के, तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। अगला प्रश्न क्या है कि पूर्व मध्य काल किस काल को कहते हैं? प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पूर्व मध्य काल किस काल को कहते हैं? पहला विकल्प है आदिकाल, दूसरा है भक्ति काल, तीसरा है रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। तो पूर्व मध्य काल किस काल को कहते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व मध्य काल भक्ति काल को कहते हैं। किस काल को कहते हैं? भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सूर सागर। सूर सागर किसकी रचना है? यहां पर विकल्प दिए गए हैं, पहला है तुलसीदास की, दूसरा है रस खान की, तीसरा है यहां पर विकल्प केशवदास की और चौथा क्या है? सूरदास जी की। तो सूर सागर किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर सागर सूरदास जी की रचना है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सूर सारावली आप जरूर नोट कर लीजिएगा, सूर सारावली और साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी, ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? ये तीनों रचनाएं सूरदास जी की हैं। यहां से यदि प्रश्न आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है, केशवदास जी की रचना है, सूरदास जी की रचना है या फिर तुलसीदास जी की रचना है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है। यदि लिखा होता रामचरितमानस तो रामचरितमानस किसकी रचना हो जाती? गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना हो जाती। अगला प्रश्न यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर कह रहा है प्रश्न, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा विकल्प है महादेवी वर्मा, तीसरा विकल्प है जयशंकर प्रसाद और चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, ये दोनों प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। मैं आपको इन प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी तैयार कराता जा रहा हूं, तो आप जरूर जुड़े रहें चैनल के साथ। और यहां पर अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? नंददास, सूरदास,
कृष्णदास या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? तो नंददास भी हैं, सूरदास भी हैं और कृष्णदास भी हैं। राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। अगला है प्रश्न संख्या 11। तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? यहां पर आप देख पा रहे हैं, पहला है विकल्प रोला, दूसरा है वैरवे, तीसरा है दोहा और चौथा क्या है? चौपाई। तो तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी, यहां पर कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कि तन अनुहरत सुचंदन खोरी श्यामक गौर मनोहर जोरी प्रस्तुत काव्य पंक्ति में कौन सा छंद है? तो यहां पर चौपाई छंद है। अगला प्रश्न है दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आप ध्यान दीजिएगा, पहला विकल्प है 13-13, दूसरा विकल्प है 11-11, तीसरा विकल्प है 12-12 और चौथा है विकल्प 14-14। तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न दोहे से ही संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न है दोहे के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला विकल्प है 16-16, दूसरा है 11-11, तीसरा है 12-12 और चौथा है 14-14। तो दोहे के दूसरे और चौथे चरण में होती हैं मात्राएं 11-11। दोहे के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं 13-13, दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं 11-11। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है नवरात्रि में समास कौन सा है? क्या कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, अव्ययी भाव समास है या फिर बहुव्रीहि समास है? तो जिस समास का पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। संख्यावाची यानी गिनती बताने वाला हो, वहां होता है द्विगु समास। यहां पर 9 यानी नवरात्रों यानी कितनी संख्या को बता रहा है? 9 संख्या को बता रहा है। रात्रि यानी रातों का समूह या समाहार। तो यहां पर कौन सा समास है मेरे प्यारे बच्चों? नवरात्रि में समास कौन सा है? द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास का पहला पद होता है संख्यावाची और बाकी किसी समूह या समाहार का बोध कराता है। अगला प्रश्न है भाई बहन सुबह शाम आदि में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, पहला है विकल्प संक्षेप चिन्ह, दूसरा है पूर्ण विराम, तीसरा है अल्प विराम, चौथा है योजक चिन्ह। तो राइट आंसर क्या होगा कि भाई बहन सुबह शाम के बीच, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। अगला प्रश्न है कृपा का तत्सम रूप क्या है? पहला है विकल्प कृपा, दूसरा है क्रिया, तीसरा है कृपा और यहां पर चौथा है दया। तो कृपा का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? यहां पर चौथा जो है दया, यह नहीं होगा, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आकाश का विलोम है तो जमीन है, धरती है, धरा है या पाताल है? तो आकाश का विलोम पाताल है, पाताल का विलोम क्या है? आकाश है। अंबु जल तोय आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं, विलोम कहलाते हैं, प्रत्यय या पर्यायवाची कहलाते हैं। तो अंबु जल और तोय आदि क्या कहलाते हैं? ये पर्यायवाची कहलाते हैं। और ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? तो ये सभी जल के पर्यायवाची हैं। आप कमेंट भी करते रहिए इन सभी प्रश्नों का आंसर। अगला प्रश्न है परमौषधि में संधि कौन सी है? क्या गुण संधि है, दीर्घ संधि है, यड़ संधि है या फिर वृद्धि संधि है? राइट आंसर हो जाएगा परमौषधि में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है।
अगला प्रश्न है मतैक्यम में संधि कौन सी है? पहला है विकल्प वृद्धि, दूसरा है यड़ संधि, तीसरा है दीर्घ और चौथा है अयादि। तो मतैक्यम में कौन सी संधि है? यहां पर भी वृद्धि संधि है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि। इसके बाद खंड बा में प्रश्न आएंगे 50 अंक के, यानी खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे और जिनका उत्तर आपको वार्षिक परीक्षा में जो आपको कॉपी मिलेगी उस पर लिखना होगा। और ये जो 20 प्रश्न आएंगे इनका आंसर तो आपको ओएमआर शीट में फिल करना है। तो यहां पर खंड बा के भी प्रश्नों को देख लेते हैं, किस तरीके के प्रश्न होंगे, कैसा रहेगा पेपर का पैटर्न। प्रश्न संख्या 21 का के अंतर्गत प्रश्न आएगा, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह जो गद्यांश है यह तो वेरी इंपॉर्टेंट है। गद्यांश क्या है? आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता, मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। इस गद्यांश के नीचे दिए गए हैं 3 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 2 अंक। तो यह गद्यांश किस पाठ से है? क्योंकि यहां पर लिखा है पहला प्रश्न गद्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त गद्य खंड का पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? मंत्र शीर्षक पाठ से। और जिसके लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा गद्यांश के अंतर्गत सिर्फ उसी की आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है ग्लानि किसको हो रही है? तो ग्लानि किसको हो रही है? जब आपने कहानी पढ़ी होगी या जिस पाठ का गद्यांश होगा उस पाठ को यदि आपने कंप्लीट पढ़ लिया होगा तो इस तरीके के जो प्रश्न आएंगे आप उसका आंसर आसानी से लिख सकोगे। यहां से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। 2 गद्यांश होंगे। यहां आप देख पा रहे हैं दूसरा गद्यांश क्या है? धन्य हो हे अगम अगोचर अलख अपार देव तुम्ही मेरी चिंता करो। यह किस पाठ से गद्यांश लिया गया है? तो यह गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? गुरु नानक देव। किस पाठ से लिया गया है? गुरु नानक देव पाठ से लिया गया है। और इस पाठ के लेखक कौन हैं? इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पाठ के लेखक हैं। आप ध्यान दीजिएगा। तो इस गद्यांश के नीचे भी 3 प्रश्न हैं। आपको मैंने बताया किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 ही प्रश्नों का आंसर आपको देना होगा। प्रश्न संख्या 22 यहां पर है। 22 का के अंतर्गत निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला पद्यांश क्या है? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। तो यह जो पद्यांश है मैं आपको बताना चाहूंगा कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ, कबीर दास जी के द्वारा रचित साखी शीर्षक पाठ, इस पाठ को मैंने कंप्लीट पढ़ा दिया है। यानी जितने भी महत्वपूर्ण पाठ हैं काव्य खंड में, हिंदी के काव्य खंड में सभी को मैंने कंप्लीट पढ़ाया है, जिसकी वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में देख पाएंगे। तो यदि आप पद्यांश आधारित महत्वपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं, यानी महत्वपूर्ण पद्यांशों की तैयारी करना चाहते हैं, व्याख्या समझना चाहते हैं, अर्थ समझना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं। और यदि आपको नहीं मिल रहे हैं वीडियो तो आप कमेंट करें, मैं आपको बता दूंगा। अगला है प्रश्न यहां पर क्या? इस पद्यांश का पहला प्रश्न है व्यक्ति को ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते हैं? और अगला है सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही का आश्रय स्पष्ट कीजिए। और अगला है प्रस्तुत दोहे में कौन से अलंकार प्रयुक्त हुए हैं? तो जब तक आप पद्यांश का अर्थ नहीं जानते होंगे तब तक आप इस तरीके के प्रश्नों का उत्तर आसानी से नहीं दे पाएंगे। यहां पर अगला प्रश्न जो लिया गया है यानी अथवा में है, पद्यांश क्या है? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो यह पद्यांश किस पाठ से है? यह पद्यांश है पंचवटी पाठ से। किस पाठ से? पंचवटी शीर्षक पाठ से है। और जिसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल जाएंगे यहां से भी। इसके बाद अगला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हो क्या है?
प्रश्न संख्या 23 का के अंतर्गत प्रश्न आया हुआ है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। तो संस्कृत के 2 गद्यांश होंगे, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। संस्कृत के जितने भी गद्यांश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जितने भी पद्यांश सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, सभी से रिलेटेड वीडियो आप देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट में, सभी को मैंने पढ़ा दिया है। और यहां पर जो पहला गद्यांश है किस पाठ से है, श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टाम्याम तिथो मथुरायाम अभवत। पहला जो गद्यांश है किस पाठ से है, यह गद्यांश है कृष्णा गोपाल नंदना। किस पाठ से है, कृष्णा गोपाल नंदना। आप ध्यान दीजिएगा, कृष्णा गोपाल नंदना इस पाठ से लिया गया है यह गद्यांश। और जो दूसरा यहां पर गद्यांश है यह किस पाठ से है, तो यह गद्यांश लिया गया है, आप सभी ध्यान दीजिएगा, परमहंस राम कृष्णा। परमहंस राम कृष्णा किस पाठ से लिया गया है, परमहंस राम कृष्णा। इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है 23 का, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला जो यहां पर पद्यांश है, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम चा सत्य सत्यस्य सत्यम रत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। यह जो पहला पद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है, तो यह लिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पहला ही पाठ जिसका नाम है वंदना। और इस पाठ के जितने भी श्लोक हैं मैंने सभी को कंप्लीट पढ़ा दिया है, सभी का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बता दिया है, आपको वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहां पर अथवा में जो आया है पद्यांश, यह किस पाठ से लिया गया है, तो यह लिया गया है, आप सभी ध्यान दीजिएगा, सुभाषितानि पाठ से। किस पाठ से, यह लिया गया है सुभाषितानि पाठ से, सुभाषितानि नामक पाठ से लिया गया है, सुभाषितानि पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है संख्या 24 है, लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के शीर्षक की उपयुक्तता पर अपने विचार प्रकट कीजिए, अथवा दीपदान एकांकी की प्रमुख स्त्री पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 का के अंतर्गत क्या है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। यहां पर दिए गए हैं महत्वपूर्ण लेखकों के नाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, काका कालेलकर। आपको किसी एक का जीवन परिचय देना होगा यानी लिखना होगा और उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखने होंगे जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। यहां पर अगला प्रश्न है 25 खा के अंतर्गत मेरे प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं मीराबाई, रैदास और रहीम महत्वपूर्ण कवियों का नाम दिया है। जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में नाम दिए होंगे उन्हीं का आपको जीवन परिचय लिखना होगा और इसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं। अगला प्रश्न संख्या 26 क्या है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि यहां पर जो 2 संस्कृत के पद्यांश यानी श्लोक आए हैं इन्हें आपको नहीं लिखना है, इसके अतिरिक्त आपको अन्य श्लोक लिखना है। तो आप कम से कम 3 श्लोक जरूर तैयार कर लो, क्योंकि यदि मान लीजिए आपने 2 श्लोक तैयार किए और दोनों ही आ गए आपकी परीक्षा में, तब आप क्या करोगे। अगला प्रश्न है यहां पर 27 के अंतर्गत, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए जिसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। इसके बाद अगला प्रश्न संख्या 28 क्या होगा, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। किसी एक का अर्थ लिखना होगा और वाक्य प्रयोग करना होगा। अगला है 29 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए जिसके लिए आपको यहां 4 नंबर मिलेंगे। और अगला है प्रश्न संख्या 30, प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र जिसमें
छात्रवृत्ति के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना होगा, और अथवा में है यहां पर अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण एक दिन का अवकाश मांगा गया हो। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है हिंदी विषय का पेपर किस तरीके का पेपर आएगा, किस तरीके के प्रश्न होंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा, और मैंने इस पेपर को सॉल्व भी करा दिया है। आप वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में और इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लें, और जल्द ही मैं आपको अन्य मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। जय हिंद।